अरावली की बात कर रहे हैं। जी, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली। अगर हम मैप पर नजर डालें तो ये पश्चिमी भारत में एक विकर्ण या डायगोनल रेखा की तरह खींची हुई दिखती है। हाँ, एकदम एक तिरछी लकीर की तरह। ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है, फिर राजस्थान और हरियाणा का सफर तय करते हुए सीधे दिल्ली तक पहुंचती है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका फैलाव। बिल्कुल, इस पूरी लंबी श्रृंखला का लगभग 80% हिस्सा अकेले राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि अरावली कोई आम पर्वत श्रृंखला नहीं है। यहाँ थोड़ा रुक कर इसके भूवैज्ञानिक इतिहास को समझना चाहिए। इसके इतिहास में ऐसा क्या खास है? रिसर्च बताती है कि इसकी उम्र लगभग 570 मिलियन वर्ष पूर्व की है। 570 मिलियन वर्ष? जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये उस समय की बात है जब पृथ्वी पर डायनासोर भी नहीं थे। बाप रे। भूविज्ञान की भाषा में इसे एक अवशिष्ट पर्वत या रेलिक्ट माउंटेन कहा जाता है। रेलिक माउंटेन मतलब जो अब सिर्फ एक अवशेष या बचा कुचा हिस्सा रह गया है। एकदम सही समझे आप। करोड़ों साल पहले अरावली आज के हिमालय से भी ज्यादा विशाल और ऊंचा हुआ करता था। हिमालय से भी ऊंचा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, लेकिन 570 मिलियन सालों तक हवा, पानी और मौसम की मार ने, जिसे हम इरोजन कहते हैं, उसने इसे घिस घिस कर आज की स्थिति में ला दिया है। इसीलिए अब यह पर्वत से ज्यादा एक पहाड़ या हिल्स की तरह नजर आता है। प्राचीन प्रहरी कहा जाता है। प्रहरी मतलब रक्षक? हाँ, और आज के समय में इसकी पारिस्थितिक भूमिका बहुत बड़ी है। अगर ये अरावली राजस्थान के बीच एक दीवार बनकर खड़ी न होती तो थार के रेगिस्तान की रेत दिल्ली तक आ जाती। पूरी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी एक बंजर रेगिस्तान बना चुकी होती। ये प्राचीन प्रहरी आज भी उस रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये जानकारी सच में नजरिया बदलने वाली है कि जो पहाड़ हमें मैप पर बस एक लकीर दिखते हैं, वो असल में करोड़ों सालों की लड़ाई के बाद बचे हुए महान योद्धा हैं। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। और जब हम इस योद्धा की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो मैप्स हमें राजस्थान के माउंट आबू ले जाते हैं। वहाँ अरावली का सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, हाँ। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और ये जगह सिर्फ अपने भूगोल के लिए नहीं बल्कि अपने ऐतिहासिक दिलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए भी दुनिया भर में जानी जाती है। यह देखना अद्भुत है कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने हमेशा सबसे ऊंचे और सुरक्षित भौगोलिक स्थानों को ही अपनी आस्था का केंद्र बनाया। एकदम। यह एक स्पष्ट पैटर्न है। ऊंचे पहाड़ हमेशा से ध्यान, सुरक्षा और संस्कृति के केंद्र रहे हैं और गुरु शिखर की वो 1722 मीटर की ऊंचाई वहाँ के पूरे माइक्रो क्लाइमेट को बदल देती है। वो कैसे? राजस्थान जैसे गर्म राज्य में भी माउंट आबू का मौसम ठंडा रहता है क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? आइए एक सेकंड के लिए रुकते हैं। जो श्रोता किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गुरु शिखर माउंट आबू में, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। बिल्कुल, ये एकदम क्रिस्प और क्लियर है ताकि तुरंत याद हो जाए। ये समरी बहुत मददगार है। और जब हम सबसे पुराने पर्वत की बात कर रहे हैं तो कंट्रास्ट के लिए सबसे युवा और ऊंचे पर्वत तंत्र का जिक्र करना भी लाजमी है। हमारा हिमालय। हाँ, अरावली जहाँ करोड़ों सालों से घिस रहा है, वहीं हिमालय अभी भी जवान है और हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ रहा है। उत्तर भारत का ये ताज अपने अंदर माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी समेटे हुए है। और दिलचस्प बात यह है कि इस सर्वोच्च चोटी को नेपाल में सागरमाथा और चीन में चोमोलुंगमा कहा जाता है। लेकिन आज हमारा फोकस मुख्य रूप से मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के उन रहस्यमयी पहाड़ों पर है जो अक्सर हिमालय की भव्यता के पीछे छिप जाते हैं। सही कहा। तो चलिए हिमालय की वादियों से सीधे मध्य भारत की तरफ चलते हैं। मध्य भारत का भूगोल मुझे हमेशा एक बहुत बड़े पजल या पहेली की तरह लगता है। पजल क्यों? क्योंकि यहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा जैसी श्रृंखलाएं हैं और उनके बीच में से नदियां कुछ इस तरह बहती हैं कि मानो किसी ने नाप तौलकर कोई डिजाइन बनाया हो। ये सच है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला एक बहुत बड़ा भौगोलिक और सांस्कृतिक विभाजक है। अगर आप भारत के मैप को बीच से आधा करना चाहें तो विंध्याचल वही प्राकृतिक रेखा है। बिल्कुल, ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। इसका विस्तार पश्चिम में गुजरात के जोबट हिल से लेकर पूर्व में बिहार की कैमोर हिल तक है। काफी लंबा विस्तार है। और इस विशाल विभाजक की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे सद्भावना शिखर या गुडविल पीक कहा जाता है। नाम भी कितना सुंदर है। सदियों से इस पर्वत ने उत्तर और दक्षिण के बीच एक प्राकृतिक दीवार का काम किया है। इसी वजह से दोनों तरफ की भाषा,
कला और संस्कृति का विकास एक अलग ही तरह से हुआ। और विंध्याचल के ठीक नीचे आता है भूगोल का वो सबसे मजेदार हिस्सा, जिसे हमारे नोट्स में VNST यानी VNST फॉर्मूला नाम दिया गया है। ये फॉर्मूला बहुत ही रोचक है। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा ये कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, लेकिन ये तो मध्य भारत की नदियों और पहाड़ों का एक सैंडविच है। सैंडविच कैसे? इसे ऐसे विजुलाइज करें, सबसे ऊपर V यानी विंध्याचल पर्वत, उसके ठीक नीचे N यानी नर्मदा नदी, उसके नीचे S यानी सतपुड़ा पर्वत और सबसे नीचे T यानी ताप्ती नदी। VNST बहुत बढ़िया तरीका है याद रखने का। मतलब सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच एक सैंडविच की स्टफिंग की तरह बिल्कुल फिट बैठा हुआ है। एकदम सही। लेकिन यहाँ नोट्स में एक तकनीकी शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि नर्मदा नदी एक रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में बहती है। अब आम नदियों से ये रिफ्ट वैली वाली नदी कैसे अलग है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। आमतौर पे क्या होता है, एक नदी पहाड़ से निकलती है और हजारों लाखों सालों तक जमीन को काट काट कर अपना रास्ता खुद बनाती है। हाँ, अपनी घाटी खुद खोदती है। लेकिन रिफ्ट वैली का मामला बिल्कुल अलग है। आप इसे ऐसे समझे कि पृथ्वी के अंदर की हलचल की वजह से जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सचमुच दो टुकड़ों में फट गया। जमीन ही फट गई? हाँ, और बीच की जमीन नीचे धंस गई, जिससे एक बहुत गहरी दरार या खाई बन गई। इसी दरार को रिफ्ट वैली कहते हैं। तो नर्मदा नदी ने ये घाटी खुद नहीं खोद दी? नहीं, उसे ये बनी बनाई गहरी खाई मिल गई और वो उसी में बहने लगी। यही वजह है कि नर्मदा बहुत तेज बहती है और इसका ढलान भी आम नदियों से काफी अलग होता है। वाह, मतलब जमीन फटी और नदी ने उसे अपना घर बना लिया। प्रकृति के काम करने का तरीका भी कमाल है। बहुत ही कमाल है। और इसी नर्मदा के ठीक नीचे जो सतपुड़ा पर्वत है, इन 3D मॉडल्स में उसे भी 3 अलग अलग हिस्सों में डिकोड किया गया है। हाँ, सतपुड़ा का विस्तार मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैला है। इसके पश्चिमी हिस्से को राजपीपला पहाड़ी कहते हैं, बीच के हिस्से को महादेव पहाड़ी कहा जाता है और जो एकदम पूर्वी हिस्सा है उसे मैकाल श्रेणी कहते हैं। और इन तीनों हिस्सों की अपनी अपनी पहचान है। जैसे सतपुड़ा पर्वत की जो ओवरऑल सबसे ऊंची चोटी है वो महादेव पहाड़ी वाले हिस्से में है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। धूपगढ़, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 1350 मीटर। लेकिन परीक्षाओं के लिहाज से और हमारी पारिस्थितिकी के लिहाज से जो सबसे महत्वपूर्ण चोटी है वो पूर्वी हिस्से यानी मैकाल श्रेणी में है। अच्छा, मैकाल श्रेणी में। हाँ, उसका नाम है अमरकंटक। इसकी ऊंचाई लगभग 1036 से 1055 मीटर के बीच मापी जाती है। अरे, और अमरकंटक ही तो वो जगह है जहाँ से हमारी इसी नर्मदा नदी का उद्गम होता है। बिल्कुल। मतलब नदी जिस पहाड़ से पैदा हो रही है उसी के समानांतर अपनी भ्रंश घाटी में बहते हुए आगे बढ़ रही है। क्या गजब का तालमेल है। यही तो भूगोल की सुंदरता है। अब इस मध्य भारत के सैंडविच से थोड़ा और पश्चिम और दक्षिण की तरफ चलते हैं, जहाँ भारत के पश्चिमी रत्न और दक्षिण के विशाल शिखर हमारा इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी रत्नों में सबसे पहले नजर जाती है गुजरात की गिर पहाड़ियों पर। गिर के जंगल। हाँ, ये सिर्फ भूगोल का विषय नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे सफल संरक्षण या कंजर्वेशन की कहानी भी है। ये गिर पहाड़ियां पूरी दुनिया में एशियाई शेरों का यानी एशियाटिक लायंस का इकलौता घर है। पूरी पृथ्वी पर इकलौता घर? हाँ, पूरी पृथ्वी पर। और कहीं भी ये शेर प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। इन पहाड़ियों का सूखा और पतझड़ वाला जंगल इन शेरों के लिए एक परफेक्ट घर का काम करता है। और गुजरात से थोड़ा नीचे महाराष्ट्र की तरफ आए तो हमें अजंता पर्वत श्रेणी दिखाई देती है। अजंता की गुफाएं। बिल्कुल, भूगोल और इतिहास के संगम का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कोई हो। इसी पर्वत श्रेणी के पत्थरों को काटकर यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अजंता और एलोरा की गुफाएं बनाई गई थीं। सच में, कैसे भूगोल एक कैनवस बन जाता है और सदियों तक मानव इतिहास और उसकी बेजोड़ कला को अपने सीने में सुरक्षित रखता है, ये उसका जीता जागता सबूत है। और महाराष्ट्र